लोग क्लास वेलकम बैक बच्चों। तो पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। और वो नए लेक्चर में चर्चा करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक की और एनसीईआरटी में छुपे हुए टॉपिक की चर्चा करेंगे। इस चैप्टर में ना बहुत सारी जगह पे छुपे हुए टॉपिक हैं। ऑल्दो मैं सारे तो अभी नहीं कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन बेटा रिवीजन बैच के लिए भी पेंडिंग रहेंगे, लेकिन बेटा एक दो छुपे हुए क्वेश्चन का डिस्कशन करना है जो ज्यादातर पेपर में फंसते हैं। एक बात पढ़ने को कह रहा हूँ मैं, सिर्फ दो तीन लाइनें हैं बस, वही पढ़नी है अभी और ज्यादा नहीं पढ़ना। एक काम कर देना, यहां तक पढ़ना, कंसर्न्स ऑफ इंडिया तक शुरू करना है यहां से, द थ्रेट टू इंडियाज एनवायरमेंट। चलो बेटा, एक टॉपिक है बड़ा जरा सा, पेपर में नाम भी आता है इसका ऐसे ही, डाइकॉटमी ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। बेटा डाइकॉटमी का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्शन से होता है। मतलब ना कहीं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को लेकर ना इतना कॉन्ट्राडिक्शन है कि आपको समझ नहीं आएगा अगर आप गवर्नमेंट हो तो क्या करें क्या। आपको पता है एनवायरमेंट के डिग्रेड होने का प्रिंसिपल कॉज इन द रूरल एरिया इज पॉवर्टी। यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से लिखी हुई है बात, थ्रेट ऑफ पॉवर्टी इंड्यूस्ड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अगर मैं रूरल एरिया की बात करूँ ना, रूरल एरिया में पॉवर्टी इज द प्रिंसिपल कंसर्न ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब आप सोचोगे पॉवर्टी कैसे एनवायरमेंट डिग्रेड करने की वजह हो सकती है? बेटा क्योंकि पॉवर्टी इतनी ज्यादा है कि इकोनॉमिक कंपल्शन है ट्रीज को तोड़ना। अब जो लोग गरीब होने क्या लगता है कि रात की रोटी खानी खाएंगे कैसे? ले कोडाल कुल्हाड़ी लो, दो चार पेड़ काट दो, बिक जाएंगे, रात का खाना तो आ ही जाएगा। तो बाबू उनके लिए ना ट्री फेलिंग इज ऑलमोस्ट एन इकोनॉमिक कंपल्शन, उसके बिना चल नहीं सकता। और ये मिलियन ऑफ रूरल पीपल की मैं बात कर रहा हूँ, कोई एक हाथ की बात नहीं कर रहा। अब आपको पता है बेटा, अगर रोज ट्री फेलिंग होगी इट लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन एंड डिफॉरेस्टेशन लीड टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रिंसिपल पॉवर्टी है ना। अब भाई एक तरफ अगर आप सोचो कि पॉवर्टी दूर करते हैं, कि ये दूर कर रहे हैं अपनी पॉवर्टी, खुद ही कमा रहे हैं, कमाने दो। अगर अगर आप इसको आज ऐसे कमाने दोगे तो बेटा एनवायरमेंटल डिग्रेड हो रहा है। और अगर आप सोचोगे नहीं यार इनको ट्रीज क्यों तोड़ने दे, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, एनवायरमेंटल डिग्रेड नहीं होने देना, तो पॉवर्टी से मर जाएंगे। अगर आप गवर्नमेंट हो ना, तो आपके लिए बड़े असमंजस की सिचुएशन है, ये बड़े कॉन्ट्राडिक्शन की सिचुएशन है कि मैं करूँ इस सिचुएशन में। समझ में आ रही बात? सेम प्रॉब्लम अगर मैं अर्बन एरिया की बात करूँ तो एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी है। एनवायरमेंट डिग्रेड होने की मेन वजह क्या है? एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। भाई आप प्रोडक्शन कैपेसिटी एनहांस कर ही जा रहे हो, कहीं ना कहीं पोल्यूशन बढ़ा रहा है। भाई अगर इंडस्ट्रियल एरिया में आप देखो, लोग प्रोडक्शन कैपेसिटी एनहांस करने के लिए नई नई मशीन लाते हैं, तो वो नई नई मशीन ला रहे हो, इंडस्ट्रियल स्मोक उतना ज्यादा होगा। पहले दो मशीन थी फैक्ट्री में, चार लगा दी, इंडस्ट्रियल स्मोक उतना ज्यादा होगा, उतनी ज्यादा एयर पोल्यूशन होगा, इंडस्ट्रियल वेस्ट भी जनरेट होगी, उससे वाटर पोल्यूशन होगा। अब भाई अगर फिर गवर्नमेंट हो तो फिर असमंजस में हो कि प्रोडक्शन कैपेसिटी ना बढ़ाने दे, जीडीपी ना बढ़ाए देश का। एक तरफ सोचो तो चलो जीडीपी बढ़ रहा है, पर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी हो रहा है। और अगर आप सोचो नहीं हम प्रोडक्शन कैपेसिटी एनहांस नहीं करने देंगे, तो एनवायरमेंट बचा लिया पर जीडीपी कभी नहीं बढ़ पाएगा देश का। तो ये डाइकॉटमी है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की। मतलब गवर्नमेंट को तो हमेशा असमंजस में रहोगे कि करूँ कैसी सिचुएशन। दोनों बातें समझ में आई? देखो एनसीईआरटी सिर्फ एक वर्ड लिखती है, जिम्मेदारी मैंने कहा ना हिडन क्वेश्चन है ये। एनसीईआरटी तो एक बार लिखे कि वो साइड पेपर में क्वेश्चन आ जाता है उनका। मैंने समझाने की कोशिश करी अच्छे से कि क्या मतलब है इस चीज का। बात समझ में आई? आगे बढ़ सकते हैं? चलो जी, अब वो आगे बढ़ाते हैं। अब बाबू मैंने आपको यहाँ तक पढ़ने को कहा था, और अगर आपको ये लास्ट लाइन याद नहीं है तो दोबारा यहाँ से पढ़ो और आगे पढ़ना शुरू कर दो फटाफट से, एयर पॉल्यूशन से। तो मैं बताता हूँ मुद्दा क्या चल रहा है। ये पेपर में टॉपिक आता है प्रिंसिपल कंसर्न ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। एनवायरमेंटल डिग्रेड होने की मेन कंसर्न क्या है? ये पांच कंसर्न है, आपको दिख भी रहे हैं। सबसे पहले लैंड डिग्रेडेशन, फिर बायोडाइवर्सिटी लॉस या लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, देन एयर पॉल्यूशन, देन फोर्थ वन इज वाटर पॉल्यूशन, देन फिफ्थ वन इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। पांच ही प्रिंसिपल कंसर्न है एनवायरमेंट के डिग्रेड होने की। लैंड डिग्रेडेशन,
एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, देखो एनसीईआरटी इतना लिखकर शायद फ्री हो सकती है, पर आप नहीं हो सकते। ठीक है ना, इन पे शॉर्ट नोट आ जाता है भाई 500 पे। ठीक है यार, ये पता है मेरे को एयर पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन में कोई मार नहीं खाएगा, बचपन से लिखता है लिख देंगे, लेकिन बाकी टॉपिक थोड़ा सा स्टैट्स के साथ थोड़ा सा अच्छा रिप्रेजेंट करना जरूरी है। अभी ना यहाँ से ना जब ये बात स्टार्ट हुई ना लैंड इन इंडिया, इससे ना बात स्टार्ट कर दी है लैंड डिग्रेडेशन की। एनसीईआरटी में लिखा सब कुछ है, बस सिस्टमैटिक नहीं है, बस वही सिस्टमैटिक करने की जिम्मेदारी नहीं है। इससे ना यहाँ से लैंड डिग्रेडेशन की बात शुरू कर दी है, यानी कि फर्स्ट पॉइंट की एक्सप्लेनेशन शुरू कर दी है। आप थोड़ा आराम से पढ़ना, क्योंकि इस पे शॉर्ट नोट हमें अभी लिखना है। पढ़ना एक मिनट चलो। पढ़ना बेटा। एक बार इतना बढ़कर पूछा, इतना बढ़कर कहीं तरफ देखना। अच्छा, लैंड डिग्रेडेशन होता क्या है? इससे लैंड डिग्रेड होने के 12 कारण भी बता दिए, मैं कहता हूँ 6 लिखाना। पर ये तो पता होना चाहिए लैंड डिग्रेडेशन होता क्या है, क्या होता है लैंड डिग्रेड होना, क्या मतलब है लैंड डिग्रेड होने से? सॉइल की फर्टिलिटी खत्म होने को बोलते हैं लैंड डिग्रेड होना। ठीक है ना जी, और इसने कुछ कारण भी बताया कि सॉइल की फर्टिलिटी क्यों खत्म हो रही है, बंजर भूमि क्यों बन रही है, फर्टाइल क्यों नहीं रह रही लैंड। ठीक है जी, बहुत सारे कारण आपने पढ़े होंगे, जिसमें एक कारण था बेटा, शायद आपने पढ़ा ओवर ग्रेसिंग। यार मैंने ना एनवायरमेंटल इंडिया या इंडिया एनवायरमेंट पे ना एक बात लिखवाई थी कि इंडिया में 18% तो दुनिया की पॉपुलेशन रह रही है, और बेटा दुनिया के लाइफ स्टॉक का 20% इंडिया में रह रहे हैं। पूरे दुनिया में जितने लाइफ स्टॉक हैं उसका 20% अकेले इंडिया में रहते हैं। यार सोचो तो सही, इनका खाना पीना, इनका फॉडर, इनका चारा कहाँ से आता है भाई? जिन्होंने भी पाल रखे हैं ना, उनके खुद के पास भी बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं होते ज्यादातर केस में। क्या करते हैं, जंगलों में छोड़ देंगे, कहीं पे भी प्लेन्स में छोड़ देंगे, उनको भी जो घास फूस मिलती है सब खा जाते हैं। यही करते हैं ना लाइफ स्टॉक। तो ओवर ग्रेजिंग हो रही है, ग्रेजिंग मतलब चरना। ओवर ग्रेजिंग की वजह से कहीं ना कहीं वेजिटेशन का लॉस हो रहा है भाई। एनिमल्स के खाने का तरीका तो पता ही है आपको, वो भूमि बंजर ही हो जाती है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, शायद कभी पता नहीं आपने ऐसा फील किया कि नहीं किया, मेरे घर के पीछे एक सरकारी स्कूल है, हम क्रिकेट खेला करते थे। ठीक है जी, हम ना एक स्पेसिफाइड एरिया में क्रिकेट खेला करते थे, मतलब जितने भी लड़के खेलते थे शहर के वहाँ। ठीक है ना, कुछ कोनों में नहीं खेलते थे। हम अगर किसी कोने में नहीं खेल रहे ना, एक घास आएगी, दो घास आएंगी, और फिर घास निकलनी शुरू हो जाएगी। जहां जहां भी हमारे पैर पड़ेंगे ना, वहां कभी घास नहीं उगती, कई सालों तक नहीं उगती। समझ रहे हो बात? तो सर सेम एनिमल्स के हालात हैं भाई। जिस एरिया में वो जा रहे हैं, एक रोज एक ही एरिया में जाते हैं, 100 कदम चल के जाते हैं। बेटा जिस एरिया के ऊपर से वो 100-200 कदम चल के जा रहे हैं ना, बहुत आसानी से वहां पर वेजिटेशन नहीं हो सकता, ना चीजें नहीं उगाई जा सकती। जिस एरिया में आप बहुत दिन तक विजिट ना करो, वहां तो प्लांट निकल भी जाते हैं, लेकिन जिस एरिया पे आपके हाथ पैर चलते रहे ना, उस एरिया पे बहुत आसानी से प्लांट नहीं आते। ठीक है ना, अब आप सोच कर देखो बेटा, ओवर ग्रेजिंग एक वजह है कि नहीं है वेजिटेशन लॉस की? दूसरी फॉरेस्ट फायर। ऑल्दो इंडिया में इतना ऐसा नहीं होता कि बहुत बड़ी फॉरेस्ट फायर की आपने न्यूज सुनी हो, पर फिर भी कुछ एक्सटेंट तक है। ठीक है, ऐसा तो इतना हमने फॉरन नहीं सुना है, अमेजोन के जंगल में आग लगती है भाई, समय इन्होंने घुसती। ठीक है, इंडिया में ऐसा सुना तो नहीं, पर बेटा फिर भी कुछ ना कुछ तो लॉस होता ही होगा फॉरेस्ट फायर की वजह से। थर्ड वन इज एनक्रोचमेंट ऑन द फॉरेस्ट लैंड। एक टर्म भी आई थी, एनक्रोचमेंट क्या होता है बेटा? अतिक्रमण करना। जो लोग फॉरेस्ट लैंड को कब्जा लेते हैं बेटा, कब्जाने वाले लोग भी बहुत है ना बेटा, सरकार की जमीनें कब्जाई हुई हैं, बतेरे लोगों ने कब्जाई हुई है। ठीक है,
और वो इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन, फोर्थ वजह इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन। बेटा आज भी एग्रीकल्चरिस्ट बहुत अच्छे से क्रॉप रोटेशन के बारे में नहीं जानते, उन्हें पता ही नहीं है क्रॉप कैसे रोटेट कर करके प्रोड्यूस करती है। बाबू बड़ी सीधी सी बात है, आप एक लैंड पर सिर्फ राइस प्रोड्यूस कर रहे हो सिंस लॉन्ग 5 साल 6 साल 7 साल, ऑटोमेटिकली आप देखोगे 10 साल के बाद वो जमीन ही बंजर हो गई, उसने अपनी फर्टिलिटी खो दी। बेटा क्रॉप रोटेशन होने की वजह से क्या होता है, ऑटोमेटिकली सॉइल अपनी फर्टिलिटी को रीगेन कर लेती है। जो लोग इन चीजों को नहीं जानते, एक ही क्रॉप के पीछे पड़े रहते हैं, कहीं ना कहीं बहुत जल्दी बेटा उनकी लैंड खराब हो जाती है, फर्टाइल नहीं रहती, और फिर परमानेंट इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड होती है लैंड पर। चार बातें मैंने बोली अभी तक, समझ में आई? एक ओवर ग्रेसिंग की हमने बात करी, फॉरेस्ट फायर की बात करी, एनक्रोचमेंट ऑन द फॉरेस्ट लैंड की बात करी, इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन की बात करी। ठीक है जी। एक बेटा एक और वजह, सॉइल इरोजन ड्यू टू ट्री फेलिंग। और वो जो लोग पेड़ काटते हैं, कई बार आपने देखा होगा, हमने ऐसे काटा है, बिल्कुल जड़ से पेड़ काटा है कि जब वो पेड़ गिरता है तो बहुत सारी मिट्टी, सॉइल इरोजन हो जाता है, और वो उसकी वजह से भी बेटा कई दिनों तक वो जमीन बंजर रहती है। ठीक है जी, समझ में आती है बात? 5-6 बातें हमने कर ली, मेरे को लगता है बहुत है। ठीक है जी, सारी वजह वैसे भी याद नहीं रख पाओगे, उतनी कर लो जितनी याद रह सके। एयर पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन की खैर हम ऐसे भी बात नहीं करेंगे, आगे बढ़ाना बेटा बात को, ये पढ़ना, ये बात मैं लिखवा चुका हूँ एनवायरमेंटल इंडिया वाले टॉपिक, पढ़ना। अभी तक दुनिया के 17-18% लोग हमारे देश में रहते हैं, लाइफ स्टॉक के 20% पॉपुलेशन इंडिया में रहती है, और जोग्राफिकल एरिया सिर्फ 2.5%, बहुत नाइंसाफी है। लेकिन दुनिया को अभी भी कोई फर्क नहीं। चलो जी, आगे बढ़ाते रहो। बहु देखो, स्टैट्स सच में बहुत सारे हैं, पर लिखो उतने ही जितने याद रख सको। ठीक है ना, 100% के चक्कर में ना मैं ये भी नहीं चाहता कि 20-30% मैंने अच्छे से याद कराए हैं वो भी चले जाए। मैंने ये स्टैट कहीं पर भी मेंशन नहीं किया, ना करूंगा। पढ़ लो बस आगे। आगे बढ़े यहाँ से। पढ़ना जी, स्टैट देखो कितने सारे हैं, पढ़ते चलो। नोट्स में मैंने ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया, बस बाकी बात मुझे भी और नहीं पढ़वानी। अब आप देखो कि बेटा एनसीईआरटी ने फैक्टर की तो बात करी 5, यहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन पर ही बोला, फर्दर किसी भी टॉपिक पे बोला ही नहीं, बायोडाइवर्सिटी लॉस पर नहीं बोला, एयर पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन पे नहीं बोला, चलो वो बोलना भी नहीं चाहिए था, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में नहीं बोला। चलो मैं करता हूँ बात, क्योंकि मुझे पता है पेपर में आता है, बहुत बार आता है। एक टॉपिक है जिस पे बात करता हूँ पहले, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सर आपको क्या लगता है वेस्ट मैनेजमेंट कितनी को बड़ी प्रॉब्लम है? आप मानते हो इंडिया की मोस्ट ऑफ द सिटीज अनप्लैन्ड डेवलप्ड हुई हैं, प्लानिंग से डेवलप हुई है। प्लानिंग से सिटी तो मुझे लगता है चंडीगढ़ के अलावा कोई भी डेवलप नहीं हुई हमारे आसपास, साउथ में हुई है तो कुछ हुई होंगी। ठीक है जी, हमारे आसपास तो कुछ भी डेवलप नहीं हुआ ना प्लानिंग से, अनप्लान डेवलपमेंट है, सबको पता है। वो अनप्लान डेवलपमेंट की वजह से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम तो अकर हुई है। आपको पता है इस टाइम इंडिया कितना वेस्ट जनरेट कर रहा है? एक स्टैट है, 64 से 72 मिलियन टन, और बेटा ये वेस्ट लगभग डबल हो जाएगी 2031 तक, 125 मिलियन टन तक पहुंच जाएगी। ठीक है जी। बाबू स्टैट कहता है कितनी वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, 64 से 72 मिलियन टन। ठीक है जी, कहाँ पहुंच जाएंगे? लगभग डबल पर पहुंच जाएंगे बेटा 2031 तक।
ठीक है जी। चलो अभी करंट यही बात करते हैं और मैं कहता हूँ लोअर एंड पे रहो, अपर एंड तक जाने की जरूरत है। पता है इसमें से कितनी वेस्ट कलेक्ट होती है? जो नगर निगम वगैरह जो स्टाफ इकट्ठा करता है, कितनी वेस्ट करता है इकट्ठी? लगभग 43 मिलियन टन। बाकी 21 मिलियन तो इकट्ठी नहीं होती। ठीक है जी। इसमें से कितनों का ट्रीटमेंट हो पाता है, मतलब कितनी रिसाइकिल हो जाती है? सिर्फ 12 मिलियन टन। रेस्ट सारी डंप हो जाती है दोबारा। यानी कि घूम फिर के बात करूँ 64 में से बस 12 मिलियन टन का ही आप ट्रीटमेंट कर पा रहे हो, अगर मैं लोअर एंड पे भी रहूँ तो। 52 मिलियन टन दोबारा एनवायरमेंट में डंप हो रही है और कुछ नहीं हो रहा उसका, कुछ भी नहीं। आपको पता है कितनी गिनी चुनी कंपनियां जो ट्रीटमेंट करती हैं? शेयर मार्केट में एक ही कंपनी ऐसी लिस्टेड कंपनी है, शेयर मार्केट में एक ही लिस्टेड कंपनी है जो वेस्ट मैनेजमेंट का ट्रीटमेंट करती है। AWHCL कंपनी का नाम है, मुंबई बेस्ड कंपनी है। ठीक है जी। मैंने कभी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी इसलिए बता रहा हूँ आपको। ठीक है जी। दूसरी कोई कंपनी है पूरी शेयर मार्केट में जो लिस्टेड हो, जो वेस्ट का ट्रीटमेंट करती हो। ठीक है जी। अब आप हालात समझ सकते हो यार, इतनी वेस्ट जनरेट होगी इकोनॉमी में, उसमें से बेटा सिर्फ इतना का ही ट्रीटमेंट होगा, बाकी का क्या हो रहा है? दोबारा इकोनॉमी में फेंक के जा रहे हो, डंप करी जा रहे हो। सब दावत तो दे ही रहे हैं, हम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को दावत दे रहे हैं, है ना? मैंने पिछली बार भी बोला था, हम दरवाजा बड़े जोर से खटखटा रहे हैं। दिल्ली का कूड़े का पहाड़, ठीक है जी, देख के भी बड़ा अजीब लगता है। जब वो दूर से देखते हैं दिल्ली जाते हुए, लगता है यार क्या कर रखा है लोगों ने, क्या कर रखा है, कहाँ जा रही है दुनिया। सबसे पहले तो पॉलिथीन प्लास्टिक का नाश होना चाहिए, वरना देश नहीं बचता भाई, जिस तरह हम भाग रहे हैं बड़ी तेजी से। ठीक है जी। समझ में आया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट? सर अब आप ये तो समझ नहीं सकते होगे ना, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की मेन वजहों में से एक है जब कोई ट्रीटमेंट ही नहीं हो रहा वेस्ट का। आधे से जगह पर, ज्यादा जगह पर वेस्ट इकट्ठी नहीं कर पा रहे आप। ठीक है जी। बाबू फिर एक बात आती है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी लॉस। बेटा अगेन एनवायरमेंटल का डिग्रेड होना, पॉपुलेशन का प्रेशर बढ़ना, ठीक है जी, डिफॉरेस्टेशन होना, इन सारी वजहों के चक्कर में बेटा कहीं ना कहीं इंडिया का बायोडाइवर्सिटी थ्रेटनिंग पोजीशन में है। आपको पता है इंडिया में बेटा, इंडिया में ना दुनिया के 8% एनिमल्स बर्ड्स फिशरीज रहते हैं। अगर मैं प्लांट की स्पीशीज की बात करूं तो इंडिया में बेटा लगभग 45,500 स्पीशीज हैं। एनिमल्स की बात करूं तो इसके जस्ट डबल है। इतनी स्पीशीज इंडिया में रहती है। पर बेटा एक रिपोर्ट है एक अथॉरिटी की जिन चीजों से डील करती है, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट बोलते हैं, 2020 की रिपोर्ट है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने दी है। और वो ये बोलते हैं 12% वाइल्ड एनिमल की स्पीशीज, 12% वाइल्ड एनिमल की स्पीशीज इंडिया में एंडेंजर्ड है। पर है, आपको भी पता है बेटा हालात, वो जब हमें साउथ अफ्रीका से तेंदुए इंपोर्ट करने पड़ रहे हो तो नहीं है ना देश में भाई, नहीं है ना, तभी तो कर रहे हैं। और उसके बाद भी सर्वाइवल नहीं हो पा रहा। आपने कितनी बार सुना होगा आज उनमें से एक तेंदुआ मर गया, उनमें से दो मर गए, उसमें से तीन मर गए। सुना भी है ना ऐसा? यानी कि वाइल्ड एनिमल्स के लिए कुछ अच्छा नहीं है ना हमारा एनवायरमेंट, तभी ये दिक्कतें फेस कर रहे हैं ना। कि हमारे देश में तो खत्म हो ही गए, 12% स्पीशीज खत्म हो गई। और बेटा जो हम इंपोर्ट करके ला भी रहे हैं वो भी जिंदा नहीं रह पा रहे, वो भी सर्वाइव नहीं कर पा रहे सर, और हमें सर एनवायरमेंट तो कुछ तो दिक्कत है, तभी तो नहीं कर पा रहे। और बेटा ये बोलता है 3% बर्ड की स्पीशीज भी बेटा डेंजर में है। आज बेटा वो मैना नहीं दिखती, जो छोटी वाली बर्ड आया करती थी घर में, दिखती नहीं है, कई साल से नहीं देखी मैंने। इवन ये बात छोड़ दो, मैं आपको मतलब अपनी दिल की बताता हूँ। मेरा बेटा 4.5 साल का हो गया, शुरू के 2-3 साल में मैंने सोचा था इसको लगभग हम सिखाते हैं फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, कैट और डॉग, सब सिखाते हैं। सी फॉर कैट, कैट दिखाने में मुझे 2.5 साल लग गए भाई। जिनके पास पेट के तौर पर होगी होगी, हमारे आसपास यार कैट्स भी नहीं है यार उतनी। कितना होता था यार हमारे आसपास, ये चीजें सोचो तो सही। मैं एक दिन बैठा हुआ सोचा था, मैंने कहा यार मैं इसको कैट नहीं दिखा पा रहा यार, बताओ कितनी हैरानी की बात है यार। तो अब सोचो बेटा बायोडाइवर्सिटी लॉस,
ये फूड चेन अगर ब्रेक हो गई ना, पढ़ी है ना बचपन में सबने, बाबू ये ब्रेक हो गई ना तो एक नहीं मरेगा, बहुत सारे जाएंगे, ध्यान रखना। तो ये हालात हो चुके हैं भाई सब देश के। क्लियर है बात? बाबू लिखना शुरू करते हैं, देखते हैं कितना लिख पाते हैं। जैसे मैंने भी सोचा था एक दो टॉपिक को मैं और भी प्रिपेयर करके आया था कि ज्यादा करेंगे। ठीक है जी, चलो लिखते हैं बेटा फटाफट से।
तो इतना नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट स्लाइड से लिखता हूँ, जल्दी जल्दी करना नोट डाउन। तो वो अब इनकी कोई एक्सप्लेनेशन मैं लिख नहीं रहा हूँ, कंट्रोल फोन की। अब ऐसे थे कॉपी करो, पेपर में आ गया तो एक्सप्लेनेशन लिखी जाएगी, वैसे आएगा कभी। ठीक है, फिफ्थ फैक्टर मुझे और लिखना है, फटाफट से इतना नोट डाउन जल्दी से। तो लास्ट हेडिंग लिख रहा हूँ मैं नेक्स्ट स्लाइड से, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। लिख लो इसे सारे।
करके आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों। बाय।